नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच स्टडी में। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी विषय में संधि का टॉपिक रहेगा। संधि टॉपिक जो है अपना वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है रेट परीक्षा की दृष्टि से, और अन्य जो परीक्षाएं हैं चाहे एसआई की हो, सीटेट की हो, उन सब में भी जो है वो संधि अपना जो टॉपिक रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। हिंदी विषयों में अगर कोई सबसे सरल टॉपिक अगर माने तो वो रहेगा अपना संधि। यानी कई बच्चों को लगता है कि संधि बहुत हार्ड है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी संधि जो है वो वर्णों पर टिकी हुई है। अगर आपके वर्ण समझ में आए हुए हैं पूरे अगर वर्ण आपके समझ में आए हुए हैं तब आपकी दिक्कत कहीं नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। यानी अगर आपको वर्णों का पूरा ज्ञान है, वर्णों का पूरा ज्ञान है, तब संधि में दिक्कत नहीं होगी। अगर वर्णों का ज्ञान नहीं है तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि वर्णों का ज्ञान किसी को अगर नहीं भी है तब उनको भी संधि का पूरा ज्ञान करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बिंदु। संधि अपना जो बिंदु है उसकी शुरुआत करते हैं। देखें, संधि जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम और एक है दी। एक है सम और एक है दी। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है, देखो, सम का अर्थ वैसे समान होता है, लेकिन यहाँ पर सम का समान नहीं रहेगा। यहाँ पर रहेगा दो वर्णों का पास बैठना। आपने देखो संधि का बहुत जगह नाम सुना होगा कि दो देशों के बीच में संधि हो गई। प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि दो राजाओं के बीच में संधि हो गई। संधि होने का मतलब क्या होता है? संधि होने का मतलब है कि उन दोनों का आपस में मिल जाना। जैसे मान लो दो राजा थे, दोनों राजाओं ने युद्ध की ठान रखी थी, और कोई किसी कारणवश या किसी व्यक्ति ने उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवा दी, उन दोनों को एक करवा दिया। तो उन दोनों ने क्या की? उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों ने की संधि। उन दोनों ने क्या की? संधि की। दो लड़ रहे होते हैं, कोई तीसरा जाता है बीच में और कह देगा कि भाई क्यों झगड़ रहे हो। उनको भी कारण का पता नहीं कि क्यों झगड़ रहे हैं, है ना। तो उनको बताया कि भाई नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जैसे भी करके उन दोनों में सुलह करवा दी। इसका मतलब उन दोनों में क्या हो गई? संधि हो गई और दोनों मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन किसको मिलाएंगे? वर्णों को मिलाएंगे। दो वर्णों को यानी पास बैठाएंगे। पहले दूर दूर बैठता, अब बन के कर देसी, पास बैठा देसी। तो जो दूर दूर बैठते थे पहले, जो दूर दूर थे पहले, उन दोनों में क्या हो जाएगा? एक हो जाएंगे, एक जगह वो बैठ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सम प्लस दी, यानी दो वर्णों का पास बैठना। यहाँ पर व्यक्तियों को नहीं बैठाना अपने को, यहाँ पर किसको बैठाना है? वर्णों को बैठाना है। वर्ण की मैंने पूरी व्याख्या करी दी आपके सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो दो वर्णों को क्या करेंगे अपन? पास पास में बैठाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर दो वर्ण जब पास में बैठेंगे, भाई परिभाषा में इसकी लिखवा देता हूं। दो वर्ण जब पास में बैठेंगे, परिभाषा देखें इसकी, दो वर्णों के मेल से, मेल यानी दोनों का मिलाप होगा, दोनों एक होंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार कह सकते हैं, या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन कोई क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। यानी दो वर्ण मिलेंगे और दोनों के मिलने से जो उसमें परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने लिखा राम प्लस अयन, मैंने क्या लिखा? राम प्लस अयन। अब इन दोनों को देखो, यहां पर दो शब्द हैं। यहाँ पर कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। एक प्रथम शब्द है और एक अंतिम शब्द है। ये प्रथम शब्द रह गया और ये क्या हो गया? अंतिम शब्द। ये क्या हो गया? ये प्रथम शब्द है और ये अंतिम शब्द है। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का, अंतिम जो शब्द है अपना, उसका प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। बात कितने वर्णों की होगी? दो वर्णों की होगी। बात कितने वर्णों की होगी? दो वर्णों की होगी। यहां पर मैंने परिभाषा में भी यही लिखवाया है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को कितने वर्ण मिलेंगे? दो वर्ण मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? प्रथम जो शब्द होगा उसका तो अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण है। इसमें अंतिम वर्ण क्या है? इसमें अंतिम वर्ण है ए।
अब कई बच्चों को तो दिख रहा होगा गुरुजी इसका मान तो के है, एक मान तो मैं है, मैं नहीं है। इसमें मैं में क्या मिला हुआ है, जब अपन ने वर्ण पढ़े थे ना तब अपन ने बात की थी कि मैं में क्या मिला हुआ है, मैं में मिला हुआ है ए। इस रा में क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है आ। ठीक है, तो इस मैं में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और यहाँ पर तो ए है ही। जब यहाँ पर ए है और इस ए को मिलाएंगे तो यहाँ पर देखो अपना जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, रामायण बनेगा। अब इस ये जो न है ये न में कैसे बदलेगा, ये जब अपना संधि पढ़ेंगे तो उस समय उसकी बात करेंगे, पहले इसको नहीं छेड़ेंगे वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर रामायण बना है, यानी आपका ये जो मैं था यहाँ पर ए की जो मात्रा थी वो किस में बदल गई, आम में बदल गई। किस में बदल गई भाई, आम में बदल गई, यानी ए और ए मिलकर क्या बने, आ बने। मैंने बात क्या की है कि दो वर्णों का क्या होगा, मेल होगा, हुआ। दो वर्णों का क्या हुआ, मेल हुआ। मेल होने के बाद में उसमें क्या हुआ, कोई विकार, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन आना। देखो विकारी और अविकारी शब्दों की बात भी अपन करेंगे, लेकिन वर्णों के साथ में संधि को पढ़ना जरूरी था, इसलिए पहले संधि को पढ़ाया गया है। ठीक है, वर्णों के साथ में क्या पढ़ना जरूरी था, संधि पढ़ना जरूरी था, क्योंकि संधि सारी की सारी जो है वो किस पर टिकी हुई है, वर्णों पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, दो वर्णों का मेल हुआ, वर्णों के मेल से क्या हुआ, परिवर्तन आया है। कई बार बच्चे जो है वो गलती करते हैं, सीधा ही लिख देते हैं दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते। दो वर्णों के मेल से अगर कोई परिवर्तन आता है तब उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये परिवर्तन आया है, बिल्कुल आया है, तो ये क्या कहलाएगा, संधि शब्द कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संधि शब्द कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो शब्द मिले हैं, दो शब्द हैं, और दो शब्दों के जो दो वर्ण हैं, प्रथम का अंतिम और अंतिम का प्रथम वर्ण मिले हैं, इसलिए ये किस प्रकार का शब्द है, संधि शब्द है। यानी इस शब्द का संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद। उसकी बात करने से पहले मैं एक अलग बात करना चाहूंगा कि दो वर्णों का अगर मेल होगा, दो वर्णों का मेल हो और उसमें परिवर्तन नहीं हो, दो वर्णों का मेल तो हो लेकिन परिवर्तन नहीं हो। भाई वर्णों का मेल तो हो जाए लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन नहीं होने का मतलब है कि उसमें कोई भी बदलाव न आए, उसमें कोई भी बदलाव न आए। अगर बदलाव नहीं आएगा तब वो क्या कहलाएगा, तब वो संयोग कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। यानी दो शब्द मिले तो सही, लेकिन मिलने के बाद में उसमें परिवर्तन नहीं आए, तब वो संधि नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी, संधि नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, संयोग होगा। क्या होगा भाई, संयोग होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उदाहरण भी दे देता हूं। ठीक है, चलिए उदाहरण देते हैं इसका। उदाहरण देखिए इसका, संयोग का उदाहरण देखिए। यहां पर देखिए मैंने लिखा परिवार, मैंने क्या लिखा, परिवार। अब इसका अपन संधि विच्छेद तो करते हैं। देखो क्या करते हैं, परि प्लस वार। क्या किया, परि प्लस वार किया। इसको और इसको मिलाया है अपन ने, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण को मिलाया, लेकिन क्या परिवर्तन आया, क्या ये बदला, क्या ये री में कोई परिवर्तन आया, क्या इसमें कोई परिवर्तन आया, नहीं आया ना, परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर संधि नहीं हुई, ये संधि शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, संयोग हुआ है। यहाँ पर संधि नहीं हुई बल्कि क्या हुआ है, संयोग हुआ है। तो संयोग और संधि में फर्क समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे संधि विच्छेद की। किसकी बात करेंगे भाई, संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद की बात करने वाले हैं। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, संधि का उल्टा होगा। संधि का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी जो अपन ने संधि की है उसका उल्टा। यहां पर क्या है, ये संधि शब्द हो गई, यहां पर संधि हो गई, मिल गए, संधि हो गई। और ये जो है यहां पर ये जो मैंने लिखा है ये क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। यानी संधि से पूर्व की जो स्थिति है, संधि से पूर्व की स्थिति, यानी जब वो लड़ रहे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाएगा। विच्छेद का मतलब ही क्या होता है, बिछुड़ना होता है। विच्छेद का मतलब ही क्या होता है, बिछुड़ना होता है। यानी जब वो क्या होंगे, बिछुड़े हुए होंगे। यहाँ पर ये बिछुड़े हुए हैं दोनों, इन दोनों को मिला दिए तब क्या हो गई, संधि होगी। तो ये संधि शब्द है और ये क्या है, संधि विच्छेद है। चलिए इतना ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे इसके भेदों की बात करते हैं कि संधि के कितने बहुत भेद होते हैं, किस किस का क्या क्या जो है तरीका होता है करने का, कि किस में क्या मिलेगा, स्वर मिलेंगे कि व्यंजन मिलेंगे कि विसर्ग मिलेगा, इन सब की बात अपन आगे करने वाले। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, संधि के अपन भेदों की बात करेंगे। संधि के भेद जो हैं
वो वर्णों के आधार पर ही होते हैं, यानी कितने प्रकार के अपने वर्ण थे उस वर्णों के प्रकार के आधार पर ही अपने क्या रहेंगे, संधि के भेद रहेंगे। अपन ने वर्णों के प्रकारों को पढ़ा था, वर्ण के प्रकार थे, एक स्वर थे और एक थे व्यंजन, स्वरों को पढ़ा था और व्यंजनों को पढ़ा था। तो इसी के आधार पर संधि के क्या है, भेद हैं। संधि के भेद या प्रकार अपन कह सकते हैं। कितने भेद है भाई, बचपन से पढ़ रखा होगा। कितने हैं, 3 भेद हैं। कितने हैं भाई, 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो, एक है अपने स्वर संधि। कौन सी है, स्वर संधि। दूसरी कौन सी है, व्यंजन संधि। दूसरी कौन सी है भाई, व्यंजन संधि। और नंबर 3, तीसरी कौन सी रहेगी अपनी, विसर्ग संधि। कौन सी रहेगी, विसर्ग संधि। ये संधि के 3 अपने प्रकार हैं, बिल्कुल सरल हैं, दिक्कत कहीं नहीं होगी। सिर्फ आपको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, संधि पूरी की पूरी आएगी आपको, और यहीं पर ही मैं सारी करवा के रहूंगा। ठीक है, देखिए एक एक को। स्वर संधि, यहां पर आपने स्वर पढ़े होंगे। स्वरों की संख्या अपने कितने थी भाई, स्वर जो थे वो अपने कितने थे, 11 थे। स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी। उन 11 स्वरों को अगर आपको लाइन से पूरे स्वर आते हैं, ढंग से आते हैं, तो स्वर संधि में दिक्कत नहीं होगी। और इसकी जो परिभाषा रहेगी, 2 स्वरों का मेल होगा। किनका मेल होगा, 2 स्वरों का मेल होगा। 2 स्वरों का मेल होगा और एक नया स्वर बनेगा। 2 स्वरों का मेल होगा और एक नया स्वर बनेगा। तो नया स्वर जो बनेगा वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। यानी कितने स्वरों का मेल होगा, 2 स्वरों का मेल होगा। और दोनों स्वरों के मेल से क्या होगा, एक नया स्वर बनेगा। और एक नए स्वर के बनने से वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। यहां पर बात करते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यानी दोनों तरफ ही क्या रहेगा, स्वर ही रहेंगे। स्वर संधि में दोनों तरफ क्या रहने वाले हैं, स्वर ही रहने वाले हैं। यहां पर बात करेंगे व्यंजन संधि की, तो यहां पर अपने व्यंजनों की संख्या को भी पढ़ा था जब अपन ने वर्णों की बात की थी। तो व्यंजन कितने हैं अपने, तो व्यंजन रहेंगे अपने 33। व्यंजन कितने रहेंगे, 33 रहेंगे। कहां से कहां तक, कैसे लेके है तक। कैसे लेके है तक व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है, कैसे लेके है तक व्यंजनों की संख्या है अपने 33। उस 33 व्यंजन अगर आपको आते हैं तो व्यंजन संधि में कहीं दिक्कत नहीं है। व्यंजन में आपको क्या करना होगा, स्वरों को 11 स्वरों को भी याद रखना होगा और 33 व्यंजनों को भी याद रखना होगा। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो अगर आपको इन 44 वर्णों का ज्ञान है तब आपकी व्यंजन संधि आपकी क्लियर ही समझिए आप। ठीक है, तो व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होगा, स्वर हो सकता है, स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है, या देखो स्वर के बाद में व्यंजन हो सकता है। इसके अलावा व्यंजन के बाद में, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन हो सकता है। देखिए यहां पर बात करेंगे, व्यंजन के बाद में व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन के बाद में स्वर भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। दोनों स्थितियों में क्या होने वाला है, दोनों स्थितियों में अपने कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यानी स्वर अगर है और स्वर के बाद में स्वर आएगा तब तो कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। और स्वर के बाद में अगर व्यंजन है, स्वर के बाद में अगर क्या है, व्यंजन है, तब वहां पर कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग का तो लफड़ाई बड़ा टेढ़ा सा है ना, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल रहेगी। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि पहले मिलेगा विसर्ग, पहले क्या मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, और विसर्ग के बाद में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। क्या होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। बिल्कुल सरल है, दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको संधि विच्छेद करवाएगा तब दिक्कत होने वाली है, संधि में तो किसी की दिक्कत नहीं होती, संधि करने में तो किसी के भी दिक्कत नहीं होती। तो संधि करना भी आपको सिखाएंगे, संधि विच्छेद करना भी आपको सिखाएंगे, दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि स्वर संधि में क्या होगा, 2 स्वरों का मेल होगा, दोनों ही तरफ क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में भी स्वर रहेगा और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में भी क्या रहेगा, स्वर ही रहेगा। व्यंजन संधि की बात करें तो वहां पर क्या होगा, एक तरफ स्वर होगा और एक तरफ व्यंजन भी हो सकता है और दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि में तो कुछ करना ही नहीं है, पहले विसर्ग मिलेगा उसके बाद में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, सुनने में बहुत सरल लगता है। बिल्कुल सुनने में नहीं, ये करने में भी सरल होगा। इसका संधि करें या संधि विच्छेद करें, दोनों ही अपन सरल तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक की बात अपन करते हैं, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्वर संधि की।
देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे भाई? स्वर संधि की। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि दोनों तरफ ही क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। दोनों तरफ ही क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। अब स्वरों का ज्ञान आपको होना जरूरी है कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर हैं अपने 11। स्वर कितने हैं भाई? 11 हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं। देखिए अब कई बच्चों को दिक्कत ये होती है कि ये री कहाँ लिखे है ना, री में दिक्कत होती है। चलिए री का भी अब पता चल गया होगा, मैंने लिख दिया है कि कहाँ होगी। ठीक है, ये लो आपको छोटे बच्चों वाली क्लास लगवा दी आज। ठीक है ना, यानी आपको क्या क्या गड़े भी सिखवा दिए। ए आ में जो गुरुजी स्कूल में पहले क्लास में जब बैठे थे तो गुरुजी ने बताया कि बेटा ऐसे लिखना है, तो मैंने भी आपको फिर से बता दिया कि ऐसे आपको लिखना है। तो स्वरों की संख्या कितनी है अपने? 11 है। ये 11 जो स्वर हैं, पूरी की पूरी स्वर संधि जो अपनी चलने वाली है वो स्वर संधि किस में चलेगी? इन 11 वर्णों में ही चलने वाली है। ये 11 स्वर हैं इन्हीं में चलने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए 11 स्वर ही अपने यहाँ पर आएंगे और 11 स्वरों में ही संधि होगी, यानी पूरी की पूरी स्वर संधि जो घूमने वाली है वो इन 11 वर्णों में घूमने वाली है। इसका मतलब आपको सबसे पहले अपने दिमाग में जब आप स्वर संधि पढ़ने जा रहे हो तो स्वर संधि पढ़ने जाने का मतलब है कि आपको इन 11 स्वरों का जो क्रम है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। 11 स्वर जो हैं, अगर रात को भी कोई पूछ लेना खड़ा होकर कि भाई खड़ा हो रहे स्वरों को बता कि स्वर कौन कौन से हैं, तब आपको फटाक से ये बता देने हैं। इसमें आपके बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। ये अगर पूरे रटे हुए हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठे हुए हैं, तब आपके स्वर संधि में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं। देखो स्वर संधि में क्या होगा, मैंने एक अभी अभी उदाहरण दिया था आपको रामायण का। मैंने किसका उदाहरण दिया था? रामायण का। तो राम प्लस अयन, मैंने क्या लिखा था? राम प्लस अयन। इसका मतलब क्या था? इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, यानी इधर भी ए है और इधर भी ए है। मैंने क्या बात की कि स्वर संधि जो होगी वो किस में होगी? स्वरों में ही होगी। स्वर संधि किस में होगी? स्वरों में ही होगी। यहाँ पर देखो दो स्वर हैं, यहाँ पर क्या है? दो स्वर हैं। दोनों स्वरों के मिलने से ही ये बना है। देखो आगे, दीप प्लस इंद्र। दीप प्लस इंद्र, यहाँ पर पै में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। पै में भी क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। और आगे क्या है? ई है। आगे क्या है? ई है। इसकी बात अपन आगे बाद में करेंगे कि कौन सी संधि है, किस प्रकार है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसमें स्वर संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? ई है। यहाँ पर क्या है? ए है और इधर ई है। अब आपने दिख रहा होगा इन 11 में ही ए है और 11 में ही क्या है? ई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अपनी संधि रहने वाली है, और भी उदाहरण दे दूं क्या? ठीक है, ये और दे देता हूं। महाधन ईश। महाधन ईश, यहां पर क्या है? आ है। यहां पर क्या है? ई है। ये हो गया। ठीक है, और दे देता हूं। पो प्लस अन। पो प्लस अन, यहां पर क्या है? ओ है। यहां पर क्या है? ओ है। और इधर क्या है? ए है। तो ओ भी इन 11 में है और ए भी इस 11 में है। ठीक है, ओ भी 11 में है और ए भी है। इसका मतलब क्या है? यहां पर कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अरे दोनों किस में है भाई? इसी में है। तो यहां पर भी क्या रहेगी? स्वर संधि रहेगी। ठीक है, समझ में आया होगा इतना मेरे ख्याल से। ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि अपने को स्वर संधि जो है वो इन 11 वर्णों में पढ़नी है। 11 वर्णी अपने को इधर उधर घुमाने हैं और घुमा के अपने को क्या करना है? सिर्फ स्वर संधि याद करनी है अपने को। मतलब स्वर संधि याद करने से, स्वर संधि का अगर परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तब वहाँ पर आपको आसानी से कर लेना। अपने को उतने से मतलब है, आगे अपने को कोई परिभाषाएं वगैरह याद नहीं करनी, दिमाग में उसको नहीं रटना कि भाई इसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे मैं इसको लिखूंगा, है ना। तो उससे उस प्रकार के प्रश्न अपने को नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार बनता है। आगे देखिए अपने स्वर संधि के भेदों की बात करते हैं। यहाँ पर देखो स्वर का तो समझ में आ गया होगा कि स्वर के साथ अगर मेल होगा, स्वर का अगर स्वर के साथ मेल होगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। अब इसके भेदों की बात करते हैं कि स्वर संधि के भेद जो है वो कितने हैं। चलिए मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। स्वर संधि के भेद की बात करें तो इसके जो भेद हैं वो रहेंगे अपने 5। स्वर संधि के भेद कितने रहेंगे भाई? 5 भेद रहेंगे। वो कौन कौन से होंगे? देखो, एक होगा, पहला मैं लिख देता हूँ। पहला जो अपना भेद रहेगा वो रहेगा दीर्घ स्वर। कौन सा रहेगा? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी रहेगी भाई? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी जो संधि है अपनी वो कौन सी रहेगी? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि दूसरी अपनी कौन सी है? गुण स्वर संधि है। और थर्ड जो रहेगी अपनी वो रहेगी वृद्धि
स्वर संधि। थर्ड कौन सी है? वर्दी स्वर संधि। और चौथी जो रहेगी वो रहेगी यण स्वर संधि। कौन सी रहेगी? यण स्वर संधि। इन पांचों के नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। और अंतिम जो अपनी रहती है वो कौन सी रहेगी? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, यानी ये संधि के अपने 5 प्रकार रहेंगे। ठीक है, ये 5 प्रकार जो हैं वो आपको अच्छे ढंग से आने भी चाहिए। 5 प्रकार जो हैं वो आपको अच्छे ढंग से आने भी चाहिए। पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी आपको याद क्या करना है? सिर्फ स्वरों की संख्या नंबर से याद करनी है, क्रम से इसको याद करना है। सबसे पहले अपन अगर दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। यानी स्वरों में अपन बड़े वाले को लेंगे। किसको लेंगे? बड़े वाले को। अब बड़े वाले तो उधर दिख रहे होंगे, नहीं, उनको नहीं लेना। अपने को दीर्घ करना है, बड़ा करना। 2 को मिलाएंगे, 2 को मिलाने के बाद में बड़ा होना चाहिए। 2 को मिलाने के बाद में क्या होना चाहिए? स्वर जो है वो बड़े वाला आना चाहिए। चलिए, इसमें 3 ही आने वाले हैं। एक आने वाला है अपने आ, ई और एक उ। तीनों मैंने बड़े लिखे, आ, ई, उ। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं मिलाऊंगा ए या आ, ए या आ, और इसके बाद में भी क्या लाऊंगा? ए या आ, और इसके बाद में क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। देखो, ये तरीका आपको पहले समझना है, फिर एक एक को अपन बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। एक एक जो स्वर संधि के भेद हैं उनको उदाहरण सहित 20-20 उदाहरणों सहित अपन इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि दीर्घ जो स्वर संधि है उसमें कौन कौन से वर्ण मिलेंगे, तब क्या बनेगा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी आ, ई, उ ये बनने वाले हैं। यहां पर समान स्वर मिलेंगे। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? समान स्वरों का मेल होगा, समान स्वर मिलेंगे। ये समान दिख रहे होंगे, मुखड़ा एक जैसा ही है। ठीक है, इनका मुखड़ा कैसा है? एक जैसा ही है, दिखने में एक जैसे हैं। इसका मतलब ये समान है, चाहे ए हो चाहे आ हो, इनमें से कोई भी मिलेगा तब क्या बनने वाला है? आ बनने वाला है। ठीक है, इनके उदाहरणों की बात देखो मैं वहां करूंगा। पहले इस पूरे डायग्राम को मैं समझाऊंगा, उदाहरणों की बात जो है मैं जब एक एक को पढ़ाऊंगा तब वहां पर उदाहरणों की बात करूंगा, तब वहां पे आपके समझ में आ जाएगा। ये वाली बातें पहले दिमाग में बैठानी जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, क्या बनने वाली है? बड़ी ई ही बनने वाली है। क्या बनने वाली है भाई? बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे समान स्वरों की बात हो रही थी। छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और दोनों को मिला के क्या बनने वाला है? बड़ा ऊ बनने वाला है। क्या बनने वाला है भाई? बड़ा ऊ बनने वाला है। यहाँ पर दीर्घ जो स्वर संधि होगी उसमें आपको ये 3 ही वर्ण मिलेंगे। कितने वर्ण मिलेंगे? जब आपकी संधि की हुई हो तब वहां पर या तो आ मिलेगा या ई मिलेगा या उ मिलेगा। ये किसी व्यंजन के साथ में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, लेकिन संधि अपनी जो है वो इन 3 वर्णों में ही होने वाली है। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो, अपन ने ए के साथ में ए मिला दिया, ई के साथ में ई मिला दी, उ के साथ में उ मिला दिया। यहाँ पर बात करने वाले हैं अपन, देखो ए के साथ में ए या आ। यहाँ पर देखो वो 3 कौन कौन से आने वाले हैं? 3 हैं या 2 हैं या 4 हैं, उनकी बात करते हैं अपन। देखो, एक आएगा ए। गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब ये होता है ए, ओ और अर। ए, ओ और अर। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने ए के साथ में ए को इसको मिला दिया आपस में, इसको भी मिला दिया आपस में, इसको भी आपस में मिला दिया। उनको भी मिलाएंगे लेकिन आगे मिलाएंगे, अभी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए आ के साथ में अपन देखो, ए के साथ में ए मिल गया। ए के साथ में अगर मैं फिर से ए मिलाऊंगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अपन कौन सी कर रहे हैं? गुण कर रहे हैं। इसका मतलब ए आ के बाद में अब किसको मिलाना है? ए आ के बाद में किसको मिलाना है? ई को मिलाना है। ए आ के बाद में किसको मिलाना है? ई को। तो चाहे मैं ई करूं या बड़ी ई करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो दोनों को बोल के भी देख लो। ऐ की ध्वनि आती है लेकिन आपको वहां पर क्या करना है? ए करना है। ऐ की ध्वनि आती है लेकिन करना क्या है? ए ही करना है। चलिए, लाइट की वजह से थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बात कर ली थी ए आ जो है उसके बाद में अगर ई आता है, ए आ के बाद में अगर क्या आए? ई आए, तब क्या बनेगा? ए बनेगा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ए या आ, ए या आ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? इस ए आ के साथ में किसका मेल कर दिया? इसका कर दिया। अब इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे। ठीक है, तो ए आ के बाद में क्या लिखूंगा? उ या
ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखूंगा तब क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसे बनेगा देखो, बोल के देख लो, ए ऊ, इसको और इसको बोल के देखो, ए ऊ, औ, औ, औ यानी ओ, औ यानी ओ, ये याद रखना, ठीक है। उच्चारण करके भी आप याद रख सकते हैं। अब ए आ के बाद में देखो, ए आ के बाद में इसको ले लिया, इसको ले लिया, देखो ए आ के साथ में ए आ को भी ले लिया है, ए आ के साथ में ई को भी ले लिया है, ए आ के साथ में ऊ को भी ले लिया है। अब क्या लेना है, ए आ के साथ में किसको लेना है, री को लेना है। ए आ के साथ में किसको लेना है, री को लेना है। तो क्या बनेगा, यहां पर बोल के देख लो, अरी, अरी बोलेंगे लेकिन क्या करना है, अर करना है। तो ए ओ अर, ए ओ अर का मतलब क्या होता है, गुण होता है। ए ओ अर का मतलब क्या होता है, गुण होता है। आ ई उ का मतलब क्या होता है, दीर्घ होता है। आ ई उ का मतलब दीर्घ, ए ओ अर का मतलब है गुण, ठीक है। देखिए यहां तक अपनी बात हो चुकी है गुण स्वर संधि तक। ए आ के बाद में देखो, ए आ के बाद में ई को मिला दिया, ए आ के बाद में ऊ को मिला दिया, ए आ के बाद में री को मिला दिया। अब क्या रह गए, ए आई और ओ औ, ए आई ओ औ। अब वर्दी में क्या आएगा, वर्दी में देखो एक तो आएगा आई और एक आएगा औ, एक आएगा औ आई और एक आएगा औ। ये दो किस में आएंगे, वर्दी स्वर संधि में। किस में आएंगे भाई, वर्दी स्वर में। कैसे आएंगे देखो, ए आ तो इधर लिख देना है सब में, ए या आ, ए या आ, ठीक है, ये लिख दिया। ए आ के साथ में अब क्या क्या मिलेंगे, ए या आई, क्या मिलेगा, ए या आई। इधर क्या मिलेगा, ए आ के साथ में क्या मिलेगा, ओ या औ। अब वर्दी, वर्दी यानी क्या होती है, बढ़ोतरी। वर्दी यानी क्या होती है, बढ़ोतरी। यानी इन सब में सबसे जो बड़ा है, इन सब में जो सबसे जो बड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्दी स्वर में दो ही होंगे, एक तो होगा आई और एक होगा औ, एक होगा आई और एक होगा औ। ये दो ही किस में होंगे, वर्दी स्वर संधि में होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आया होगा। अब देखो ए आ को तो छोड़ दो, बाकी सब की बात कर ली। पहले ए आ, इधर ए आ लाए और उसके बाद में जितने भी थे, देखो यहां से मैंने ए आ की शुरुआत की है और यहां से लेके यहां तक देखो सब में ए आ चल रहा है। अब क्या करना है, अब मेरे को लेना है ई, फिर लूंगा ऊ, फिर लूंगा री, फिर ए आई, फिर ओ औ। सबको लूंगा किस में, इन दो में लूंगा। किस में लूंगा, इन दो में लूंगा। चलिए देखिए यहां पर यण में पहला वर्ण क्या है, यह है। यण में पहला वर्ण क्या है, यह है। तो याद रखना है य, व और र, य व र, ये तीन किस में आने वाले हैं, यण में। ये से याद रख लेना, य व र, ये से य व र, तीन वर्ण जो बनेंगे, तीन अपने जो वर्ण बनने वाले हैं किसमें, यण स्वर संधि में। किसमें बनेंगे, यण स्वर संधि। कैसे बनेंगे देखो, अभी मैं लूंगा ई, चलिए मैंने क्या लिया, ई या बड़ी ई या बड़ी ई। अब मैं इसके साथ में जैसा लेऊंगा, जैसे मैंने ए लिया, मैंने क्या लिया, ए लिया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ये, बोल के देख लो ई है, ई ए को बोल के देखो या ये की ध्वनि आती है। ई और ए को मिला के देख लो किसकी ध्वनि आती है, ये की ध्वनि आती है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। अगर मैं यहां पर आ लाता हूं, यहां पर आ लाता हूं, तब क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब मान लो मैं यहां पर ई ले आया, तब क्या होगा, ई नहीं होगा। ई लाऊंगा तब ई नहीं होगा, ई लाते ही यहां पर आऊंगा फिर वापस, क्योंकि ई के बाद में ई आएगी तब तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन ऊ आ सकता है, ई के बाद में ई कभी नहीं आएगी, आएगी तो दीर्घ स्वर संधि में आएगी, आएगी तो किस में आएगी, दीर्घ स्वर संधि में आएगी। यहां पर देखो ए आ को मैंने ले लिया, अब ई को लिया है, अब ई के बाद में मैंने सभी को ले लिया, ई के बाद में किसको ले लिया, मैंने सभी को ले लिया। जैसा हो यहां पर होगा वैसे यहां पर मात्रा लग जाएगी। जैसा यहां पर स्वर होगा, स्वर में आ है तो या हो जाएगा, ऊ है तो यू हो जाएगा, ए है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनने वाला है। अब आगे बात करते हैं, ई के बाद में क्या है, ऊ है, तो मैं लिखूंगा ऊ या बड़ा ऊ, फिर मैं लिख दूंगा, इसको मिटा दूं, फिर मैं लिख दूंगा ए, फिर मैं ए। अब यहाँ पे ए आओ ई आओ, ऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊ आएगा तब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ऊ के बाद में क्या है, एक या कोई असमान स्वर आए, इसका असमान स्वर, किसका, ई का भी असमान स्वर और ऊ का भी असमान स्वर, असमान स्वर आएगा तो उसकी जो मात्रा है वो इसमें लग जाएगी। अब इस दोनों को बोल के देख लो, ऊ है, वह की ध्वनि आ रही है, अरे भाई लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, वह की ध्वनि आ रही है, ऊ है, ठीक है, वह की ध्वनि आ रही है। आगे चलते हैं, आगे देखो अपने क्या है, री है, आगे क्या है, ऊ को ले लिया, फिर बची क्या है, री बची है, क्या बची है, री बची है। तो री के बाद में मैं भी क्या लगा दूं,
री के बाद में भी क्या लगा दूं, ए लगा दिया। ए के लिए है असमान स्वर आएगा, री के बाद में री नहीं आएगी, री के बाद में असमान स्वर आएगा। असमान स्वर का मतलब जैसे मैंने ए लगा दिया तो रिय रे, रिय रे, रे रिय रे, याद रख रहेगा, रिय रे, रिय रे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे हो गए, री तक अपन आ गए। अब किसके बाद में 4 ये वर्ण बचे, कितने वर्ण बचे हैं, 4 वर्ण बचे। अब इनको देखो कैसे सोल्व करना। ये आएंगे अयादी संधि में, लास्ट वाले लास्ट संधि में, लास्ट वाले 4 वर्ण लास्ट वाली संधि में। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, मैं ले लेता हूं इसमें। देखो 4 जो शब्द हैं इसमें वो आपको याद रखने हैं। एक तो होगा अय, एक होगा आय, एक होगा अव और एक होगा आव। ये 4 जो शब्द हैं वो इसमें आने वाले हैं। कैसे होगा, बिल्कुल सरल है, दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। चलिए पहले लेते हैं ए को, फिर लिख दिया आई, फिर लिख दिया ओ, फिर लिख दिया औ। ठीक है, मैंने ये चारों लिख दिए। अब इसके बाद में करना क्या है, अब मान लो यहाँ पे आया ए, यहाँ पे क्या आया, ए आया। यहाँ पर देखो ए, छोटे वाला ए है, आई नहीं है। ए है इसका मतलब ए रहेगा, और आई है इसका मतलब आ आएगा। यहाँ पर ओ है इसका मतलब ए आएगा, और यहाँ पर औ है इसका मतलब आ आएगा। छोटा है तो ए आएगा, बड़ा है तो आ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर जितनी मात्राएं लगेंगी वो ये के मात्राएं लग जाएंगी। अब इसका भी एक रीज़न है, देखो मैंने बताया था आपको कि ये ई जो है, ये ए जो है वो ए बना है ए प्लस ई से। किससे बना है, ए प्लस ई से क्या बना है, ये ए बना है। अब जैसे मान लो मैंने इसके टुकड़े कर लिए, मैंने इसके क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। ध्यान से समझना, गलती हो सकती है, ध्यान से समझना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जैसे मान लो ए लगा दिया, ए लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दो को जोड़, इसको तो मैं अकेला रख लूँगा, इसको तो मैंने क्या किया, अकेला रख लिया। कैसे रखा, जैसे यहाँ पे रख लिया, ए उतार लिया, चलो ये ए उतार लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको और इसको मिलाया, इसको और इसको मिलाया, ई और ए, ई और ए मिलने से क्या बना, ये बना। चलो ये भी उतार लिया। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर जितनी मात्राएं लगेंगी वो किसके लग जाएंगी, ये के लग जाएंगी। अब यहाँ पर भी जितनी मात्राओं वाला आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अया हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो अपन विस्तार से बात करेंगे, तब वो करने वाली बात वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इतनी बात करने वाले हैं। जैसे मैंने एक के बाद में ए लगाया तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर आई के बाद में ए लगाया, असमान स्वर की बात, यहाँ पर असमान की बात है। ठीक है, जितनी मात्राएं यहाँ पर रहेंगी उतनी मात्राएं ये पर लग जाएंगी। बड़ा है तो आ आएगा, छोटा है तो ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, ए लगा देता हूँ, और क्या बन गया, आव बन गया। यहाँ पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, ए लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी बन गया आव। ठीक है, आई ये बन गया। ठीक है, देखिए सरल है डायग्राम बिल्कुल भी। अगर आपके दिमाग में ये 11 वर्ण बैठे हुए हैं, देखो दिक्कत कहाँ होती है, संधि विच्छेद अपन कर लेते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद कर लिया, संधि विच्छेद करने के बाद में संधि अगर अगला पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तब दिक्कत होती है। अगर ये याद है, इसमें ये 3 याद है, इसमें ये 3 याद है, इसमें ये 2 याद है, और इसमें ये 3 याद है, और इसमें वाले में ये अगर 4 याद हैं, तब अपने कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो अपने भाई अपन विच्छेद करेंगे तब संधि बनी हुई है, उसमें तो ये वाले मिलेंगे जो मैंने गोले कर रखे हैं, ये वाले मिलेंगे। विच्छेद करेंगे तो आपको ये वाले मिलेंगे। जब संधि विच्छेद होगा तो जो मैंने इधर लिख रखा है वो वाला मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो पांचों जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो आपको कंठस्थ हो गए होंगे। अगर फिर भी कंठस्थ नहीं हुए हैं तो एक बार आप वीडियो को वापस रिवाइज करें और आराम से इसको देखें, एक एक बिंदु को बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करें, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और इसके अलावा कोई इसका कोई बेस्ट तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट जो तरीका है इसके भेदों का वो यही रहने वाला है। सबसे पहले इस प्रकार समझेंगे और उसके बाद में एक एक को, फिर पहले दीर्घ पढ़ेंगे, फिर गुण पढ़ेंगे, फिर वृद्धि पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, लेकिन जब अपने को ये वाला याद है तो टॉपिक बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि में तो अपने भेद होने से रहे, विसर्ग संधि में भी भेद होने से रहे, वहाँ पे सिर्फ नियम चलेंगे, और नियम ही ज़्यादा नहीं है, 5-5, 7-7 नियम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वही मैं आपको करवाऊंगा विस्तार पूर्वक। अपने को करवा के बिना मतलब की माथापच्ची करके कोई मतलब नहीं रहने वाला। यानी जितना अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उतना ही अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। अगर ये तरीका आता है तो इसका मतलब आपके स्वर संधि पूरी आपको क्लियर है।
स्वर संधि में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है अपनी, आगे भी अपन बात करने वाले हैं। आगे अपने जो संधि के भाग रहेंगे अलग अलग, वो मैं प्रतिदिन लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बीच बीच में जो जीके की क्लासें हैं वो भी मैं लेकर आता हूँ। उसमें भी जैसे एक एक दो दो भाग हैं अपना, अभी जो मैंने एकीकरण वाला पूरा करवा दिया है। ठीक है, एकीकरण के बाद में अब नया टॉपिक भी लेके आएंगे, आज या कल में जो है वो एक नया टॉपिक भी अपन उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिंदी की जो क्लास रहेगी वो अपनी रेगुलरली रहने का अनुमान है अभी तो। ठीक है, तो अभी तक के जैसे ये जो चल रहा है वो जैसे ही पूरा होगा उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, ये 5-7 क्लासें इसमें लगने वाली हैं, 4-5 तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। समझ में आने पर निर्भर है आपके कि कितना समझ में आपके आता है। जितना आपके समझ में आता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो मुझे भी पता नहीं चलता कि आपको कितना आता है या नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों ने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, ऐसे ही देख रहे हैं ना। अरे सब्सक्राइब करो भाई, उसको सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता चलेगा, ये नोटिफिकेशन आएगा उसका कि भाई हाँ आज ये क्लास डाली गई है ना। हाँ, बहुत सारे मुझे पता है यूट्यूब पर बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो उनका जो तरीका है वो अलग होता है, सबका अलग अलग तरीका है भाई पढ़ाने का, किसी की कौन सा तरीका समझ में आता है, किसी का कौन सा। मेरे इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी मैं सबसे पहले लेकर आता हूँ। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोज़ जितने भी हैं वो सारे मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से संबंधित हैं। चाहे राजस्थान बोर्ड आरबीएससी वाला हो या कोई और जो बोर्ड है, उनके जो एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन है वो भी मैं साथ साथ में लेके आता हूँ। अपना ये काम तो चल ही रहा है, ये अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। भर्तियों का भी पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी भर्ती आ रही है, किस प्रकार वो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस बात का ज्ञान भी हमें होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस और हिंदी और जीके की जो क्लासें हैं वो रेगुलर यहाँ पर लग रही हैं। प्रतिदिन यहाँ पर 6:15 साढ़े 7 के लगभग जो है वो यहाँ पर शाम के समय क्लासें डाली जाती हैं, उसको आप किसी भी समय आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।